नमस्कार। हिंदी साहित्य सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं रीति काव्य की। इस सीरीज के अंतर्गत जैसा आप समझ गए होंगे देखकर कि 500 प्रश्नोत्तरी को हम कवर करेंगे और इसी तरह रोजाना में 30 प्रश्न आप सबके समक्ष रखूंगी और इस पर हम अच्छे से चर्चा कर जानेंगे कि आखिर रीति काल में रीति काव्य की जो विशेषता थी वह क्या थी। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है हमारे पास। क्या यह नायिका भेद पर आधारित है? क्या यह एक श्रृंगारिक रचना है? क्या यह एक नीति परक रचना है या फिर भक्ति परक रचना है? तो जैसा आप देख रहे हैं कि उत्तर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात बृंद सतसई में नीति परक दोहे हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर जान लेते हैं कवि बृंद की रचना बृंद सतसई के बारे में। कवि बृंद के नीति विषयक दोहे बहुत ही सुंदर हैं और काफी मशहूर भी हैं। बृंद जी की रचनाएं भी काफी प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में बृंद सतसई, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, अलंकार सतसई, भाव पंचासिका, रूपक वचनिका, सत्य स्वरूप और हितोपदेश मुख्य हैं। इस तरह बृंद सतसई कवि बृंद जी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है जो नीति साहित्य का श्रृंगार है, जिसमें 700 दोहे हैं और इसकी भाषा अत्यंत सरल और सुगम है जो कि आसानी से समझी भी जा सकती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कहावतों और मुहावरों का भी सुंदर ढंग से इस्तेमाल किया है। बृंद सतसई में कवि बृंद के दोहे देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आपने यह दोहा कई बार सुना होगा और अक्सर हमें यह लगता है कि यह या फिर कबीरदास का होगा या रहीमदास का होगा, नहीं, जबकि यह कवि बृंद का दोहा है ना। और इस दोहे के माध्यम से कवि बृंद कहना चाहते हैं, अर्थात अभ्यास के महत्व को बल देते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास करने से ही असाध्य कार्य या फिर कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। और वहीं पर दूसरा दोहा है कि जैसे अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। अर्थात इस दोहे में कवि बृंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने हालात देखकर ही खर्च करना चाहिए, अर्थात हर किसी को अपनी स्थिति से परिचित होना चाहिए और अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए, चाहे वह कोई भी चीज हो। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद या फिर चिंतामणि। तो हम सभी जानते हैं कि घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा में आते हैं, जबकि मतीराम, केशवदास और चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। एक बात बताना चाहती हूँ कि आप काउंटिंग पर नहीं जाइएगा कि प्रश्नों की काउंटिंग किस तरह से हो रही है, दोबारा से 1 से 30 तक रिपीट हो रहे हैं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरे पास अलग अलग बुक्स से लिया हुआ मटेरियल है। तो इसी तरह से काउंटिंग पे मत जाइएगा। हाँ, हम 500 प्रश्नोत्तरी को कवर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमने समस्त रीति काव्य को कंप्लीट करना है, समझना है। ठीक है, तो हम समझ आएंगे। और दूसरी बात, ये जो प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे हैं, यह एनटीए नेट में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर प्रश्न को सुनिए और समझिए। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? ऑप्शन है देव, बिहारी, मतीराम या फिर पद्माकर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि बिहारी जो हैं रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें कि और कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें रसनिधि हैं, कवि बृंद हैं, द्विजदेव हैं, है ना, सेनापति हैं और कृष्ण कवि हैं। बाकी देव, मतीराम और पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? ऑप्शंस हैं देव, पद्माकर, भूषण या फिर बिहारी। बिहारी कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, क्योंकि बिहारी सतसई जो है बिहारी दास की एकमात्र ऐसी रचना है जो कि मुक्तक काव्य है और इसमें 713 या 719 दोहे संकलित हैं, है ना। 713 और 719 में अक्सर मतभेद पाया जाता है विद्वानों में, लेकिन है तो 700 से ज़्यादा ही, तभी तो सतसई कहलाती है यह रचना। और इसमें बिहारी के कैसे दोहे हैं? नीति परक दोहे हैं, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। जबकि लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ कहलाते हैं जो काव्य या साहित्य के लक्षणों का विवेचन करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे काव्य के जो अंग होते हैं, रस, छंद, अलंकार, है ना, इन सब का उसमें अच्छे से विवेचन किया होता है लक्षण के साथ, तो तभी वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं।
पांचवा प्रश्न है हमारे सामने, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रहीमदास, रसलीन, बिहारी या फिर मतीराम। तो रहीमदास की रचना है बरवे नायिका भेद। अब नायिका भेद से क्या समझते हैं आप? जैसे ही आपने देखा होगा कि नायक चार प्रकार के होते हैं ना, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो उसी तरह से नायिका भी तीन तरह की होती है, या नायिकाओं के भी तीन भेद होते हैं। किसी भी काव्य में जो स्त्री पात्र होता है ना, उसे नायिका कहते हैं। और उसके तीन भेद बताए गए हैं काव्य में, उत्तमा, मध्यमा और अधमा। तो इन्हीं से हम समझ सकते हैं कि नायिका भेद जो है रीतिकाल का एक प्रसिद्ध लक्षण रहा है। तो इस तरह से इसमें जो है ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं। अब आप यहाँ पर ये मत समझना कि रहीमदास तो भक्ति काल के कवि हैं। यस, रहीमदास भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन रहीमदास भक्ति काल और रीतिकाल को जोड़ने वाले कवियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रृंगार, हास्य और शांत रस में काव्य की रचना की है। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने कि निम्नलिखित कवियों में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ऑप्शंस हैं केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि या फिर ब्रजवासी दास। तो ऑप्शन देखकर आप उत्तर का अंदाजा लगा चुके होंगे। ब्रजवासी दास जो हैं आचार्य कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि ये सभी आचार्य भी थे और कवि भी थे। प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई या फिर भंवर गीत। यह सभी जो है नंददास की ही रचनाएं हैं, लेकिन नंददास की रस मंजरी ऐसी रचना है जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है। और नायक नायिका भेद क्या है मैंने अभी आपको बताया पीछे, है ना। प्रश्न नंबर 8 है, रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह या फिर ठाकुर। देखिए, ठाकुर, बोधा और घनानंद ये सभी के सभी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, जबकि जसवंत सिंह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ऑप्शंस हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम या फिर रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका जाहिर सी बात है केशव दास की रचनाएं हैं, लेकिन ललित ललाम यह मतीराम की रचना है। मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि थे और इनके द्वारा दो ही ग्रंथ पाए जाते हैं, रस राज और ललित ललाम। तो आपने याद रखना है। ओके। प्रश्न नंबर 10 है, लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ है? क्या लक्षण ग्रंथ का अर्थ नायिका भेद से है? क्या काव्यांग विवेचन से है? क्या रस निष्पत्ति से है या फिर गुण व दोष बताने से है? तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। देखिए, काव्य के जो अंग है ना, रस, छंद और अलंकार, उनका जो विवेचन करना होता है वही लक्षण ग्रंथ कहलाता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ रचे गए हैं, खासकर रीतिबद्ध कवियों के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, मतीराम या फिर तोष। तो बिहारी कौन है? रीति सिद्ध कवि है ना। प्रश्न नंबर 12 है हमारे सामने कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? ऑप्शंस हैं अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पतरु या फिर काव्य निर्णय। तो कवि कल्पतरु जो है चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है, जो इन्होंने 1707 के आसपास लिखी है। और ये कभी कभी यानी कि चिंतामणि कभी कभी मणिलाल से भी या लालमणि के नाम से भी अपनी रचनाएं करते थे या लिखते थे। जबकि अलंकार प्रकाश जो है जयमंत मिश्र की रचना है, रसराज मतीराम की रचना है और काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। प्रश्न नंबर 13 है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? देखिए, कितनी ही बार यह प्रश्न रिपीट होता है और नो डाउट यह आगे भी रिपीट होता रहेगा। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या फिर रीतिबद्ध। तो बिहारी दास रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और आप लोग अच्छे से इन कवियों को पता कर लेना कि रीतिबद्ध में कौन कौन से हैं, रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि हैं और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा में कौन कौन से कवि आते हैं। इनके नाम पता होना आपको बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 14 हमारे सामने है कि कवि देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय या फिर भाव विलास। तो भाव विलास जो है कवि देव की रचना है, बाकी काव्य निर्णय, रसराज और श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचनाएं हैं। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं भाव विलास के बारे में। यह देव जी की प्रथम रचना है और हिंदी भाषा के रीति ग्रंथों में यह उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही इसकी रचना की थी और यह इनकी प्रथम रचना होने पर भी इसके छंदों में कहीं भी कोई शैथिल्य या कोई कमी नजर नहीं आती। प्रौढ़ कविता में जो गुण होने चाहिए वह सभी इसमें विद्यमान है। इस ग्रंथ को इन्होंने पहले बादशाह औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था।
कहा जाता है कि आजम शाह हिंदी के प्रेमी तथा जानकार और गुणज्ञ थे और उन्होंने भाव विलास की बड़ी प्रशंसा की थी। और इसके अंत में उन्होंने लिखा था कि दिल्लीपति नवरंग के आजम शाही सपूत सुन्यो सरायो यह ग्रंथ अष्टयाम संजूत। इस ग्रंथ में कवि देव ने भाव विभाव अनुभाव हाव नायक नायिका और अलंकारों का वर्णन किया है, परंतु अन्य आचार्यों द्वारा वर्णित रस आदि के वर्णनों से इन्होंने कुछ विशेषताएं रखी हैं। भाव विलास की विशेषता यह है कि भरत आदि आचार्यों ने संचारी भाव के केवल 33 भेद माने हैं, लेकिन देव ने छल को एक और भेद माना है। इस तरह से 34वां भेद माना है इन्होंने छल को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम या फिर छंदसार। छंदसार, रसराज और ललित ललाम ये सभी जो है मतीराम के ग्रंथ है, जबकि रसविलास जो है कवि देव का ग्रंथ है। देखिए, देव कवि जो है रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने रीतिकालीन काव्य पर जो है लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जिसकी वजह से ये आचार्य भी कहलाए। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग जैसे इनके फेमस ग्रंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। देखिए, बोधा, ठाकुर और आलम ये जो हैं किस में आते हैं? रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं, जबकि पद्माकर जो हैं रीतिबद्ध काव्यधारा कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारे सामने, चंडी चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि या फिर सूदन की। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह रीतिकालीन कवियों की श्रेणी में आते हैं और इन्होंने चंडी चरित्र की रचना ब्रज भाषा में की है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने माता नैना देवी की तपस्या और हवन किया था। लगभग 1 साल से अधिक समय तक गुरु जी ने नैना देवी में तपस्या व हवन किया, तो माँ भवानी ने स्वयं प्रकट होकर इनको आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप जो है तलवार भेंट की थी। प्रश्न नंबर 18 है हमारे सामने, प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शंस हैं काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी, व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास प्रताप शाही की रचनाएं हैं, जबकि नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं सूदन, लाल कवि, भूषण या फिर पद्माकर। तो ऑप्शन बी लाल कवि जो है छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं, जो कि प्रबंध काव्य है। और बाकी लाल कवि की जो रचनाएं हैं, छत्र प्रशस्ति, छत्र छाया, छत्र कीर्ति, छत्र छंद, छत्र साल दशक, छत्र हजारा, छत्र दंड, छत्र प्रकाश, राजा विनोद, बर्वे आदि। ठीक है। किंतु इन सभी में से सिर्फ एकमात्र रचना महत्व की है और प्राप्त भी हुई है, जो है छत्र प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित कवियों में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ऑप्शंस हैं रहीमदास, गिरिधर कवि राय, दीनदयाल गिरी या फिर गिरधर दास। तो दीनदयाल गिरी, गिरधर कवि राय और रहीमदास ये कवि ऐसे रहे हैं कि इन्होंने नीतिकार दोहे भी लिखे हैं, लेकिन इनमें से गिरधर दास ऐसे कवि हैं जिन्होंने नीतिकार दोहे नहीं लिखे हैं, अर्थात ये नीतिकार कवि की श्रेणियों में नहीं आते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारे सामने कि इनमें से किसका समय सबसे बाद है? अर्थात केशवदास, रहीमदास, घनानंद में से सबसे बाद के कवि कौन है? तो वो है पद्माकर, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में पद्माकर का जो समय माना जाता है वो 1753 से लेकर 1833 तक माना जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है इनका रीतिकाल में। ये हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और एक विशेष सम्मानित कवि और आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारे सामने कि जहांगीर जस चंद्रिका यह रचना किसकी है? केशवदास की, मतीराम की, भूषण की या फिर देव की। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि जहांगीर जस चंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। देखिए, यह एक ऐतिहासिक कृति है केशवदास की, और इसमें केशवदास ने जहांगीर के शौर्य, उदारता और दानशीलता की प्रशस्ति का गान किया है। प्रश्न नंबर 23 है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, यह कथन किस विद्वान का है? क्या डॉक्टर नगेंद्र का, क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, क्या बचन सिंह का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कवि देव के संबंध में कहा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे सामने कि आलाह किस ऋतु में गाए जाते हैं? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर हेमंत ऋतु में? देखिए, वर्षा ऋतु जो है वर्ष की एक ऐसी ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान या फिर आर्द्रता उच्च रहते हैं, है ना, दोनों के दोनों। तो जो आला है वो वीर रस की गाथा है, जिसे सुनकर रक्त शिरा हिलोरे मारने लगती है, अर्थात जिसे सुनकर हृदय गति तेज हो जाती है या फिर मन में एक नई तरह की ऊर्जा या उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऐसा वीर प्रधान रस की जो रचनाएं होती है उनको सुनकर ही होता है। तो यह आला खंड ही ऐसे हैं जिसमें जैसे कि आला और उद्दल की जो प्रशंसा की गायन गाए जाते हैं, है ना, तो यह वर्षा ऋतु में ही गाए जाते हैं। लगभग 12वीं सदी में चंदेल राजा परमार के दरबारी कवि जगरिक ने इस लोक काव्य आला की रचना की थी। ठीक है, और हमारे देश भारत में तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है वर्षा ऋतु रहती है ना। प्रश्न नंबर 25 है हमारे सामने कि बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? तो नो डाउट बिहारी लाल जो थे महाराजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और बिहारी की एकमात्र रचना कौन है? बिहारी सतसई, जिसमें कि कितने दोहे संकलित हैं? लगभग 719 दोहों का संकलन है, जो कि नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के कवि थे या किस वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे? देखिए, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं रीति काल के। तो ऑप्शंस हैं राधा बल्लभ, माधव संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के कवि थे। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी द्वारा चलाया गया था। वैष्णव धर्मों के जो है 4 संप्रदाय रहे हैं और निम्बार्क संप्रदाय इन सब में सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय को हम हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और इस संप्रदाय का सिद्धांत किसको मानता है? द्वैतवाद को मानता है ना। और इसी को भेदा भेदवाद भी कहा जाता है। आपने अगर मेरी वो पीछे वाली वीडियो देखी होगी ध्यान से तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर। तो हम सभी जानते हैं कि जहांगीर के समय में जो थे पंडित राज जगन्नाथ थे, है ना, इनके दरबारी कवि थे। तो उनके बेटे शाहजहां थे। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि मशहूर काव्य शास्त्री और कवि पंडित राज जगन्नाथ मुगल बादशाह जहांगीर के दरबारी कवि थे और उन्हीं के संरक्षण में और हौसला अफजाई में इन्होंने पंडित राज ने क्या किया था? पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी और काव्य शास्त्र मीमांसा ग्रंथ रस गंगाधर लिखा था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने बाद में इन्हें जलवा दिया था और इनके सारे ग्रंथों को भी जलवा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी यह ग्रंथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कुछ विद्वान मानते हैं कि पंडित राज ने औरंगजेब के राजाश्रय में रहते हुए बादशाह की बहन से शादी की थी और उसका नया नाम तनवंगी रखा था और उस पर संस्कृत में एक कविता भी लिखी थी। ठीक है, तवंगी नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 28 कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, नागरीदास की, आलम की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो नो डाउट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। इस कृति में रसखान ने प्रेम का स्पष्ट रूप से चित्रण किया है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम की पहचान, प्रेम का प्रभाव, प्रेम के प्रति के साधन एवं प्रेम की पराकाष्ठा प्रेम वाटिका में दिखाई पड़ती है। रसखान द्वारा प्रतिपादित प्रेम लौकिक प्रेम से बहुत ऊंचा है। रसखान ने लगभग 53 दोहों में प्रेम का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है ना, वह पूर्णतः मौलिक है। नेक्स्ट प्रश्न है 29, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशव दास की, भिखारी दास की, पद्माकर की या फिर सेनापति की? तो कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेनापति भक्ति काल एवं रीति काल के संधि युग के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। इनमें ऋतु वर्णन, प्रकृति वर्णन जो किया है सेनापति ने, जो साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। सेनापति बहुत सहृदय कवि थे, यह भी माना जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में विशेष जोर देके मैं यह कहना चाहूंगी कि सेनापति की तरह ऋतु वर्णन किसी कवि ने नहीं किया है। सेनापति के बारे में कहा जाता है कि सेनापति भगवान राम के विशेष भक्त थे। वैसे इन्होंने शिव तथा कृष्ण विषय कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन इनकी ज्यादा रुचि राम की ओर पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले थे सेनापति, लेकिन बाद के दिनों में ये वृंदावन में आ गए थे और वहीं रहकर इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भी व्यतीत किया। रीतिकालीन काव्य परंपरा की झलक इनके छंदों में देखी जा सकती है। खासकर चमत्कार प्रियता और नायिका भेद का जो उदाहरण है वह बहुत ही सराहनीय है। प्रश्न नंबर 30 जो कि अंतिम प्रश्न है आज का, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हैं सूरदास, बिहारी दास, नंददास या फिर विद्यापति। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नंददास की रचना है रसमंजरी, जो कि नायिका भेद पर आधारित है। और नायिका भेद क्या होता है या इस पे कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें नायिकाओं की स्थितियों को बताया जाता है, नायिकाओं के प्रकार को बताया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के रीति काव्य पर आधारित 30 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो कि यूजीसी नेट द्वारा 2004 से लेकर अब तक पूछे भी गए थे और नो डाउट आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचाते रहिए शेयर करके। जहां तहां भी आपको हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, उन तक वीडियोज़ पहुँचाइए, ठीक है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।